हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये लेबल एक्चुअली लगता कब है? पेशेंट को अगर पहले से कोई बीमारियां है, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थायराइड ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, वो पेशेंट्स भी हाई रिस्क में आते हैं। इनफर्टिलिटी या बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद जो कंसीव होते हैं पेशेंट्स, वो ट्रीटमेंट्स हाई रिस्क में आते हैं। जो प्रेगनेंसी है उसकी लोकेशन बराबर है कि नहीं, यानी वो प्रेगनेंसी बराबर गर्भाशय के अंदर है या कोई रिस्क है कि वो बाहर है और दिख नहीं रही है। गर्भ जल तपासनी जो अपन बोलते हैं, तो उसमें बेबी के आजू बाजू का जो फ्लूइड रहता है उसका थोड़ा सा पार्ट ऑफ फ्लूइड बाहर निकाला जाता है और उसका चेकिंग होता है। ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस देगा कि बेबी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप देख रहे हैं द प्लूरो पॉडकास्ट, जहां हम फर्टिलिटी के बारे में वो ऑनेस्ट बातें करते हैं जो ज्यादातर लोगों को अपने डॉक्टर से नहीं सुनने मिलती। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शलाका, जो प्रेगनेंसी केयर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और एडवांस्ड गायनेकोलॉजी प्रोसीजर्स के स्पेशलिस्ट हैं और अपने पेशेंट फर्स्ट अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर शलाका चंद्रपुर के पहले आईवीएफ स्पेशलिस्ट है और उनका मिशन है कि वो वुमेन्स हेल्थ केयर को एक्सेसिबल बनाए। डॉक्टर शलाका, आपका बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत जर्नी हो सकती है, लेकिन शुरुआत में काफी सवाल भी होते हैं। आज के एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे प्रेगनेंसी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बल्कि कॉन्फिडेंट फील करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, तो जब कपल्स को पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट मिलती है, तो उस टाइम पे एक्साइटमेंट भी होती है, घबराहट भी होती है और दिमाग में हजार सवाल होता है। पहला डॉक्टर विजिट कब होना चाहिए और एक्चुअली होता क्या है वो फर्स्ट विजिट में? मैम, आप क्या हमें समझा सकते हैं थोड़ा? एज सुन एज पेशेंट को ये समझ में आती है बात की प्रेगनेंसी है, जैसे अगर उनकी यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है या समझो उन्होंने पीरियड्स मिस किया है, तो तुरंत उन्होंने डॉक्टर का एडवाइस लेने के लिए आना चाहिए। क्योंकि बेसिक टेस्ट होते हैं इस टाइम पे। एक तो पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है वो देखी जाती है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जैसे उनका हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है। बहुत जन को ये पता नहीं रहता ब्लड ग्रुप क्या है उनका। फिर नॉर्मल शुगर, रैंडम शुगर का टेस्ट रहता है। थायराइड हार्मोन उनका कैसा है वो देखा जाता है। और सेकंड जो देखी जाती है चीज़ वो है जो प्रेगनेंसी है उसकी लोकेशन बराबर है कि नहीं, यानी वो प्रेगनेंसी बराबर गर्भाशय के अंदर है या कोई रिस्क है कि वो बाहर है और दिख नहीं रही है। तो जैसे ही पेशेंट को पता चलता है कि प्रेगनेंसी रुकी है, तुरंत ही पहला विजिट होना चाहिए। तो एज सून एज पॉसिबल? यस, एज सुन एज पॉसिबल। ओके मैम, यूजुअली पहली विजिट पे बीटा HCG टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिला को एक नंबर दिया जाता है टेस्ट का, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। कैसे है कि बीटा HCG एक हार्मोन है जो अपने शरीर में प्रेगनेंसी रुकने के बाद शरीर में सिक्रीट होता है। ठीक है, तो पहले वो ब्लड में आता है और उसके बाद वो यूरिन तक पहुंचता है। तो अपन जो यूरिन टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, वो बेसिकली बीटा HCG टेस्ट ही है जो यूरिन में चेक होती है। और अगर यूरिन तक वो हार्मोन पहुंच गया है, इसका मतलब उसका लेवल काफी ज्यादा है ब्लड में, तभी जाके वो यूरिन तक पहुंचता है। तो ब्लड टेस्ट जो रहती है, जो बीटा HCG के लिए की जाती है, वो उन केसेस में की जाती है जहां पे यूरिन में क्लियरली विजिबल नहीं है पर पीरियड्स मिस हुए हैं। तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट की जाती है। अब ब्लड टेस्ट का ऐसा रहता है कि वो अगर अबाउ 15 या 20 के ऊपर अगर जो आता है, तो उसको अपने को सीरियल ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी जो भी रिपोर्ट आता है उसको अपने को 48 आवर्स के बाद, 48 घंटों के बाद में फिर से एक बार चेक करना चाहिए। और वो रिपोर्ट अगर डबल होता है 48 घंटों के बाद में, तो ये सही प्रेगनेंसी जा रही है, इसका रिजल्ट होता है वो। मैम, अगर जो आपने बताया डबलिंग की जो स्टोरी है, अगर वो डबलिंग स्लो हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है एंड फिर उसमें क्या करना चाहिए? डबलिंग अगर स्लो हो रहा है तो एक रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है कि
प्रेगनेंसी का लोकेशन बराबर नहीं है तो कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं या इस तरह का प्रॉब्लम कुछ है क्या, इस पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उस पे और फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, टेस्ट जांच करनी करना चाहिए पड़ेगी। और जांच करनी चाहिए। ओके। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जो पहला अल्ट्रासाउंड, वो कब होना चाहिए और इसमें क्या दिखेगा? देखो पहला अल्ट्रासाउंड तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे ही पीरियड्स मिस हो गए हैं और यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया है तुरंत एक बार होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी का लोकेशन अपने को पता रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो रहता है वो अराउंड 8 वीक्स का स्कैन करना चाहिए, क्योंकि उसमें फीटल हार्ट रेट अपने को पता चलती है कि बच्चे में धड़कन आई है और बेसिक चेक्स हैं। जो चेक्स है वो 8 वीक स्कैन पे अपने को पता चल जाती है। तो मैम आपने जैसे बोला कि हार्ट बीट चेक करना है, तो हाँ। वैसे डॉक्टर्स क्या-क्या देखते हैं कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी ठीक से डेवलप हो रही है? तो पहले स्कैन में तो ये देखा जाता है कि हार्ट बीट्स है कि नहीं है, कहीं अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं है ना, ये चेक किया जाता है। फिर गर्भाशय के थैली का जो मुंह रहता है वो प्रॉपरली बंद है कि नहीं है, सर्वाइकल लेंथ देखते हैं, यानी गर्भाशय के थैली की मुंह का लेंथ देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है। ये बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग है एनटी स्कैन करके, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कहते हैं उसे। तो एग्जैक्टली क्या मेजर होता है मैम इसमें, और एक नॉर्मल रेंज क्या होती है रिजल्ट में? देखो एनटी स्कैन जो है वो प्रेगनेंसी के अराउंड 11 से 13 हफ्तों के बीच में किया जाता है। इसमें जो चेक होता है जैसे न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के नेक के ऊपर एक छोटी जगह रहती है जिसमें पानी रहता है, उसकी जांच की जाती है। नॉर्मल रेंज 1.2 टू 2.5 मिलीमीटर जितनी रहती है। अगर वो बढ़ी हुई दिखती है तो इसका जेनेटिक प्रॉब्लम, बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये एंटी स्कैन बहुत ज़रूरी है करना। मैम क्या ये सही है कि जैसे आपने बोला अगर वो नंबर बढ़ा हुआ है, रेंज ज़्यादा है, तो ये अपने आप में एक डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ एक टेस्ट है, उसके आगे और भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये तो स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। हम्म। स्क्रीनिंग टेस्ट में इसके साथ-साथ में नॉर्मली हार्मोनल असेस भी रहते हैं, जिसको अपन डुअल मार्कर बोलते ओके। हैं, क्वाड्रुपल मार्कर हम्म। बोलते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैसे एंटी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट अपने को एक तरह का रिस्क रेशो देता है कि कोई-कोई तरह के कंजेनाइटल बीमारियां रहते हैं जिसको अपन डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, मंदबुद्धि बालक बोलते हैं। तो उसमें 100 लेडीज में से कितने लेडीज को होने की ये रिस्क है, इतनी जानकारी उस रिपोर्ट से अपने को मिलती है। लेकिन ये कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। अगर जो रिस्क ज़्यादा आती है, जैसे अगर 100 लेडीज में से 15 लेडीज को होने की ये रिस्क है, इस तरह का कोई रिपोर्ट आता है, तो उसकी आगे जांच होनी चाहिए। ओके। तो मैम जैसे आपने कहा डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर और एक और होता है एनआईपीटी। तो मैम ये डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, एनआईपीटी, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इस बीच में कि कब कौन सा टेस्ट करना चाहिए। तो मैम ये कौन से ट्राइमेस्टर में कौन सा टेस्ट करना चाहिए? तो डुअल मार्कर टेस्ट की जाती है 11 से 13 हफ्तों के बीच में। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट की जाती है 15 से 20 हफ्तों के बीच में और एनआईपीटी की जाती है 15 से 16 हफ्तों के बीच में। तो इन तीनों में ऐसा है कि डुअल मार्कर टेस्ट सबसे चीप है, यानी कम पैसे लगते हैं, लेकिन स्पेसिफिसिटी जो बोलते हैं अपन वो कम है, अराउंड 80 टू 85% स्पेसिफिसिटी है। जो क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट है उसमें स्पेसिफिसिटी बढ़ती है लेकिन कॉस्टिंग भी उसी तरह से बढ़ जाता है, और एनआईपीटी में काफ़ी डेफिनेटिव होता है, 99% तक का उसका स्पेसिफिसिटी है, पर उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। मैम जो एनआईपीटी है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, अगर ये हाई रिस्क आता है तो नेचुरली ये सुन के कोई घबरा सकता है। तो उस मोमेंट में डॉक्टर को क्या बोलना चाहिए और इमीडिएटली
क्या टर्मिनेशन की बात होती है या फिर वो बहुत प्रीमैच्योर है टर्मिनेशन की बातें? नहीं, तुरंत टर्मिनेशन की बात तो नहीं कर सकते हैं। इसका जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस रहता है, वो एम्नियोसेंटेसिस नाम की एक टेस्ट रहती है, जिसको गर्भ जल तपासनी जो अपन बोलते हैं। तो उसमें बेबी के आजू-बाजू का जो फ्लूइड रहता है, उसका थोड़ा-सा पार्ट ऑफ फ्लूइड बाहर निकाला जाता है और उसका चेकिंग होता है। ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस देगा कि बेबी में प्रॉब्लम है कि नहीं है। ओके। पर ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, यानी इसमें एक सुई रहती है जो अंदर तक जाके फ्लूइड को बाहर निकालती है। तो इसलिए हर पेशेंट में ये अपन नहीं रेकमेंड कर सकते हैं। पर जो हाई रिस्क पेशेंट्स है, जिनमें पॉजिटिव डुअल मार्कर क्वाड्रुपल या एनआईपीटी आया है, उनमें कंफर्मेशन के लिए 100% डेफिनेटली है कि नहीं है, ये जानने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। मैम आपने थायराइड टेस्टिंग की बात की पहले, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल थायराइड रेंज जो जनरल पॉपुलेशन होता है उससे थोड़ा अलग होता है। बट ये अलग क्यों होता है मैम? और वो क्या नंबर है प्रेगनेंसी में जो एक्सेप्टेबल है थायराइड रेंज? देखो कैसे रहता है ना कि थायराइड हार्मोन की जो ज़रूरत है, वो प्रेगनेंसी में डबल हो जाती है। क्योंकि जो फीटस रहता है, जो गर्भ रहता है, वो खुद का थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। तो 12 हफ्तों तक वो खुद का थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। तो इसलिए थायराइड की जो ज़रूरत रहती है वो बढ़ती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में एचसीजी हार्मोन का रेंज बहुत बढ़ के आता है, यानी वो हार्मोन शरीर में बढ़ जाता है, जो कि ये जो नॉर्मल थायराइड हार्मोन रहते हैं, उनका यूज़ जो बॉडी में होना चाहिए वो कम कर देता है। तो इसलिए अलग लेवल अपने को पकड़नी पड़ती है ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो उसमें टीएसएच नाम का जो हार्मोन है, उसकी लेवल बिटवीन 1.2 टू 2.5 होना ज़रूरी है। उससे अगर बढ़ के है तो मेडिसिन्स लग सकते हैं। साथ में फ्री T3 और फ्री T4, ये 2 हार्मोन्स का चेकअप ज़रूरी है। साथ में ही अगर टीएसएच में कम ज़्यादा कुछ आता है तो उसके साथ फ्री T3 और T4 देखना ज़रूरी है। नहीं तो आइसोलेटेड टीएसएच इनफ है, ये जानने के लिए कि पेशेंट को हार्मोन ऊपर से देने की ज़रूरत है कि नहीं। और मैम ये जो थायराइड टेस्टिंग है और उसके साथ जो फ्री टीएसएच की टेस्टिंग है वो सारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करनी है, करेक्ट? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टीएसएच की टेस्टिंग होना ज़रूरी है। मैम नॉर्मली स्कैन जो 20 वीक्स पर होता है तो उसमें एग्जैक्टली कौन से ऑर्गन्स की चेक होती है? देखो, एनोमली स्कैन यानी बेसिकली बेबी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स है वो सारे 20 टू 21 वीक्स तक पूरी तरह से बन जाते हैं। तो इसमें ये 4D स्कैन जिसको अपन बोलते हैं, ज़्यादातर लोगों को वो 4D स्कैन करके पता है। तो उसमें पूरे सारी चीज़ें, जैसे छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे लिप्स कैसे है, नाक कैसा है, उँगलियाँ पूरी है कि नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पूरे बन गए हैं कि नहीं बने हैं, इन इन सारों के बारे में जानकारी मिलती है उस स्कैन से। ओके। तो मैम अगर कुछ सॉफ्ट मार्कर दिखता है अगर ये टेस्ट में तो इमीडिएटली ये घबराने वाली चीज़ है, अलार्मिंग चीज़ है या फिर उसका रूटीन फॉलो ही होता है? सॉफ्ट मार्कर्स बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं। इफ देयर आर अगर ज़्यादा सॉफ्ट मार्कर्स है, तो फिर उनका क्वाड्रुपल मार्कर टेस्टिंग और एनआईपीटी टेस्टिंग करना ज़रूरी रहता है। और अगर एक आध 2 सॉफ्ट मार्कर्स है तो सिर्फ फ़ॉलो-अप रखते हैं उन पेशेंट्स का। मैम जेस्टेशनल डायबिटीज ऑलमोस्ट 10 टू 15% प्रेगनेंसीज इंडिया में अफेक्ट होती है उससे। तो उसका जो टेस्टिंग है, जो ग्लूकोज का मीठा पानी पिलाया जाता है, फिर 1 आवर का वेट है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये कब किया जाता है मैम? ये एक्चुअली तो तीनों ट्राइमेस्टर में एक-एक बार होना चाहिए ये टेस्ट। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, फिर चौथा, 5वां और 6वां महीना ये सेकंड ट्राइमेस्टर है, और 7वां, 8वां, 9वां महीना ये थर्ड ट्राइमेस्टर है। तो ये बेसिकली एक ऐसी टेस्ट है कि जिसमें अगर तुम्हें डायबिटीज़ होने की रिस्क है, तो वो
दिखती है, वो बाहर निकल के आती है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उस पेशेंट्स का प्रॉपर शुगर मॉनिटरिंग, प्रॉपर इंसुलिन मॉनिटरिंग ध्यान से करना चाहिए। ओके मैम, तो अगर जैसे आपने बोला अगर दिख के आता है तो जब उसका मॉनिटरिंग चल रहा है साथ में, एक्चुअल में डिलीवरी तक क्या-क्या बदल सकता है बायोलॉजिकली? थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी 7वें, 8वें या 9वें महीने में अगर जो शुगर बहुत बढ़ जाता है तो बेबी का वेट बहुत बढ़ सकता है, उसके आजू-बाजू का पानी बहुत बढ़ सकता है और एकदम एक्सट्रीम केसेस में बेबी के हार्ट बीट्स भी बंद हो सकते हैं। यानी सडन आईयूडीज़ जो हम बोलते हैं कि सडनली दूसरा कुछ नहीं दिख रहा है, सडनली बेबी का हार्ट बंद हो रहा है। तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है, इसलिए शुगर टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये शब्द सुन के बहुत सी महिलाओं के अंदर डर बैठ जाता है। तो ये लेबल एक्चुअली लगता कब है? देखो, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ ये एक बहुत जनरलाइज़्ड टर्म है और इसमें बहुत सारे चीज़ें आती हैं। हाई रिस्क यानी पेशेंट को अगर पहले से कोई बीमारियाँ है, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थायरॉइड ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, वो पेशेंट्स भी हाई रिस्क में आते हैं। इनफर्टिलिटी या बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद जो कंसीव होते हैं पेशेंट्स, वो ट्रीटमेंट्स हाई रिस्क में आते हैं। जिनका हीमोग्लोबिन कम है या जिनको जैसे प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद बीपी बढ़ जाता है या शुगर बढ़ जाता है, ये पेशेंट्स भी हाई रिस्क में आते हैं। या फर्स्ट 3 महीनों में जिनको कभी ब्लीडिंग होता है, ये बहुत सारे पेशेंट्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं। तो ये चीज़ है जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से ही पता लग सकती है। ये कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होता है ये। नहीं, बिल्कुल हुँ। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स में। मैम, तीसरे ट्राइमेस्टर में विजिट्स और स्कैन्स की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ जाती है? ऐसा क्या बायोलॉजिकली चेंज होता है प्रेगनेंसी में ये स्टेज पर? देखो, तीसरे ट्राइमेस्टर में ना बहुत ज़्यादा रिस्क यानी काफ़ी सारे रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे बीपी स्टार्ट होने की रिस्क है या शुगर स्टार्ट होने की रिस्क है। तो इसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग और कंटिन्यूअस फ़ॉलो-अप ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जैसे 9वाँ महीना शुरू हो जाता है, तो हर हफ्ते में पेशेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव आते हैं जिससे पूरा प्रेगनेंसी का आउटकम ही बदल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैम, तो क्या आप हमें बता सकते हैं ट्राइमेस्टर वाइज़ प्रेग्नेंट वुमन को, जो महिला है, उनको कौन से टेस्ट कब करनी चाहिए? देखो, जैसे अगर नॉर्मल पेशेंट है जिसको और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही पेशेंट आती है तो एक बेसलाइन सोनोग्राफी, फर्स्ट सोनोग्राफी होनी चाहिए लोकेशन पता करने के लिए कि गर्भाशय के अंदर बराबर प्रेगनेंसी है। फिर बेसिक उसका हार्मोनल इवैल्यूएशन, हीमोग्लोबिन, रैंडम शुगर, थायराइड, ये सारे टेस्ट होने चाहिए। फिर जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है 8 वीक्स पे एक हार्ट बीट्स कंफर्म करने का स्कैन होना चाहिए। फिर और जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है 11 से 13 हफ्तों में एंटी स्कैन और डुअल मार्कर चाहिए। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे 20 वीक्स पे एक एनोमली स्कैन होना ज़रूरी है और साथ में एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होना ज़रूरी है शुगर के लिए। फिर जैसे और प्रेगनेंसी बढ़ती है 28 टू 30 वीक्स के बीच में एक ग्रोथ स्कैन होता है, तो वो होना ज़रूरी है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से एक बार रूटीन टेस्ट जैसे हीमोग्लोबिन, कोई इन्फेक्शंस नहीं है ना, एचआईवी, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, शुगर, ये सारी टेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से होती है। और एक फाइनल जो होता है वो अराउंड 37 वीक्स पे एक स्कैन होता है। यूजुअली वी प्रेफर इट टू बी अ डॉपलर स्कैन, कि जिसमें बेबी के नेक में कोई कॉर्ड, लूप्स ऑफ कॉर्ड वगैरह नहीं है ना, पानी का लेवल कैसा है, प्लेसेंटा का मैच्योरिटी क्या है। तो ये जाके अपने को ये चीज़ें बताएंगे कि डिलीवरी कब प्लान करनी चाहिए, कोई इमरजेंसी है कि नेचुरल पेन्स आने के लिए रुक सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शलाका। और इस एपिसोड के लिए डॉक्टर शलाका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सिंपल और क्लियर तरीके से हमें गाइड किया है। आप सुन रहे हैं द प्लूरो पॉडकास्ट, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियोस लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।